बुढ़ापे में भी मेरे ससुर की मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि जब भी वे काम करते तो मेरी सास की चीखें निकल जाती। मेरी सास ससुर से हाथ जोड़कर छोड़ने की माफ़िया मांगती। ये एक मेरा पति था जो जल्दी थक जाता था। मैं अपने ससुर जैसा मर्द चाहती थी जो मेरी चीख निकाल दे। एक रात मैं ससुर के कमरे में छुप गई। फिर ससुर ने मेरे साथ उस दिन रात के 11 बज रहे थे। मेरा पति कहीं बाहर गया हुआ था। मुझे कमरे में अकेले नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से मेरे दिमाग में मेरे ससुर और सास के अजीब कराने घूम रहे थे। मैंने सोचा चलो ससुर जी के कमरे की तरफ चलकर देखती हूँ, आज भी वो वही सब कर रहे हैं या फिर सो गए हैं। मैं दबे पाँव ससुर जी के कमरे की तरफ आ गई थी। तब मैंने जो सुना तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे ससुर जी के कमरे से मेरी सास की मदहोश करने वाली सिसकियाँ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास मेरे ससुर से कह रही थी कि अब बस भी करो, मैं ये सब कुछ अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी तुम ये सब करते हुए थकते नहीं हो। तब मेरा ससुर मुस्कुरा जाता और कहता मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ है, अभी तो जवान हूँ और सारी रात मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, तुम ही बड़ी जल्दी थक जाती हो। तभी मेरी सास अजीब अजीब सी सिसकियाँ लेती हुई कहती है अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी ये सब करने की उम्र नहीं है। तुम मुझे सारी रात इतना परेशान करते हो जिससे सारा दिन मेरा बदन टूटता रहता है। अब बस भी करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे छोड़ दो। तभी मेरा ससुर कहता है थोड़ी देर और कर लो, फिर बाद में दूसरी पोजीशन में ये सब करते हैं। मेरे ससुर सास की ये सब बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ होने लगा था, लेकिन मैं बदनसीब थी क्योंकि मेरा पति शारीरिक रूप से कमज़ोर था। कभी भी वे मुझे सुख नहीं दे पाया जो सुख मेरे ससुर बुढ़ापे में मेरी सास को दिया करते थे, और जिस तरह बुढ़ापे में मेरी ससुर मेरी सास की चीखें निकालते थे। लेकिन जब भी मेरे पति मुझसे प्यार करते थे तब मेरी तो सिसकियों की भी आवाज़ें नहीं निकलती थी, वे जल्दी ही फ्री होकर सो जाती थी और मेरी प्यास बहुत ही अधूरी ही रह जाती थी। मैं वहाँ से यही सब सोचते हुए अपने कमरे में आ गई। बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आखिर मेरे ससुर जी ऐसा क्या खाते हैं जो बुढ़ापे में उनकी मर्दाना ताकत इतनी ज़बरदस्त है कि सांस की चीखें निकल जाती है। मैं ससुर जी की इस राज को जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब की बार किसी तरह मैं रात को इनके कमरे में चली जाऊंगी और छुपकर सास ससुर के ये कारनामे देखूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ही शामत आने वाली थी। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक अनजान शख्स मेरे कमरे में घुस जाता है और वो मुझे दबोच लेता है। इसने ये सब इतनी जल्दी से किया कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था और फिर वो आदमी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। काफ़ी देर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे साथ ज़बरदस्ती करके मुझे बदहवास हालत में छोड़कर चला गया। रात के अंधेरे में वो मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। कुछ पल बाद मुझे होश आया। मैंने खुद को संभाला और फ़ौरन भागकर बाथरूम में चली आई और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ़ करने लगी। पता नहीं वे कौन आदमी था जिसने मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाया था और जिसका चेहरा मैं देख भी नहीं पाई थी। वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था और काफ़ी देर तक उसने मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। काफ़ी देर अपने बदन को साफ़ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजर गए थे। आज फिर से मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और रात को मैं अकेली थी। आज मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में ससुर जी का राज जानकर ही रहूँगी और सास ससुर के कमरे में आने से पहले मैं इनके कमरे में चली गई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे सास ससुर कमरे में आए और फिर मेरे सास ससुर वे सब करने लगे। काफ़ी देर उनको वे सब करते हुए देख रही थी। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ससुर जी के सामने आ गई। तब मेरे ससुर ने कहा बहू तुम रहो यहाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम यहाँ आ गई हो तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओ और जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो, देखना तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। तुम्हारी सास बहुत जल्दी थक जाती है, तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी, तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे भी मज़ा आएगा। मैं ससुर जी को मना नहीं कर सकी और फिर मेरे ससुर जी ने मेरे साथ मुझे ससुराल में आए हुए 4-5 दिन हो गए थे और मुझे अपने पति की रोटी का अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि वे क्या खाते हैं पीते हैं। मेरे पति रोज़ाना रात को दूध पीना पसंद करते थे, पर मैं बहुत ही भुलक्कड़ थी, इसलिए अक्सर छोटी छोटी बातों को मैं भूल जाया करती थी। कुछ बातों को तो मेरे सर पर सवार कर लिया गया था और घंटों उनके बारे में सोचती रहती थी। 3-4 दिन में मेरे पति मुझसे इस बात को याद करवा रहे थे कि रोज़ाना रात को मुझे दूध पीने की आदत है, इसलिए तुम बिना कहे रोज़ रात को मेरे लिए दूध का गिलास कमरे में ले आया करो।
रोज़ रोज़ तुम्हें दूध के लिए मुझे याद दिलाना ना पड़े। आज फिर मैं इनकी इस बात को भूल गई थी और अब जब वे कमरे में आकर मेरे पास खड़े हुए तो उन्होंने मुझे गुस्से से यही बात पूछी थी कि दूध का गिलास कहाँ है। मैं एकदम से हड़बड़ा गई और फ़ौरन अपनी जगह से उठकर जब किचन में आई तो मेरी सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं दूध का गर्म करके वापस आ रही थी तो ये देखकर मैं सहम गई, क्योंकि मेरे ससुर के कमरे में मेरी सास की मदहोशी कर देने वाली सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। अब मेरी सास बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो मगर मैं कमज़ोर हूँ। तभी मेरे ससुर की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। मेरे ससुर बोल रहे थे कि इसमें थकने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास, अब की बार दूसरे तरीके से करते हैं, देखना इस बार तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। ये सब सुनकर मैं हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई थी और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे दिमाग में यही बात गूंज रही थी कि मेरे ससुर तो देखने में हड्डी का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वे इस कदर ताकतवर थे कि इस उम्र में भी उन्होंने मेरी सास की चीखें निकाल रखी थी। मैं भी ऐसा ही पति चाहती थी, मगर मेरा पति तो बहुत ही जल्दी थक जाता था। इसी बारे में मैं सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे सास रोज़ की तरह घर के कामकाज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सिंपल लग रहा था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वे पूरी रात वो सब कर रही थी। आज ही दिन को जब मेरे ससुर घर में आए तो फ़ौरन ही ससुर जी ने मेरी सास को कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपने सास को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई कि रात वाला मंजर फिर से मेरी सास इसी बात की तकरार की जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, अब बस भी करो और मुझ पर थोड़ा रहम करो, अब इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, बस अब ये कुछ मैं सह नहीं सकती। और मैं हैरान और परेशान सी वापस आ गई और किचन में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे ससुर भी ऐसा कर खाते क्या है जो इस कदर ताकतवर है। आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से उनके कमरे में गई और दोबारा से वही सब आवाज़ें आ रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सब सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसी कौन सी चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो इतने देर तक एक ही काम किए जा रहे थे और इन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा था। अब मैं दिल ही दिल में ये जानना चाहती थी कि मेरी सास जिन्हें ऐसा क्या खिलाती थी कि वो इतनी देर तक थकते नहीं थे। मैं ये सब सोच रही थी कि 15 मिनट के बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई थी। कमरे से बाहर आने के बाद उनका चेहरा नॉर्मल था और वो पूरे पसीने में भीगे हुई थी, मगर मेरी सास ने अपने दोनों हाथों अपनी कमर पर रखे हुए थे और हाँफते हुए कह रही थी कि ये कमर का दर्द भी ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अब मैं ये जानना चाहती थी कि मेरी सास मेरे ससुर जी को ऐसा क्या खिलाती थी कि इनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी। उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं इस चीज़ तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे पति अपने बाप से बहुत ही अलग थे, बहुत ही जल्दी थक जाते थे, सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं आधी रात तक जागती रहती थी। हर बार मैं प्यासी की प्यासी ही रह जाती थी, इसलिए मैं अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चला जाता कि वो एक भी थे और जो इस बुढ़ापे में भी ज़िंदगी को भरपूर मज़े ले रहे थे। मेरे पति आज की रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी। मैं अपने पति की तरफ से उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे ससुर की तरह ताकतवर मर्द होते तो आज मैं भी ज़िंदगी के भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाज़ें आने लगी तो मेरा रूह खिल उठा जब वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस कर दो, अब छोड़ भी दो और मैं थक गई हूँ। और ये बात याद आते ही मेरे दिल में सागर में ज़ोर ज़ोर से लहरें उठने लग जाती थी। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में झांक कर देखूं कि वे दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफ़ान तक पहुंचती हुई है। और अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा रखी होगी और वो मैं चीज़ देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल इन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई। उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी, इसका मतलब था कि वे दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की की बाहर से उनकी फिर से मुझे आवाज़ें आने लगी
मेरी सास लगातार मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझे में इतना दम नहीं रहा। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, इसलिए सिर्फ आवाज़ ही बाहर आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे पति अजीब से अंदाज में बोले, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनका अंदाज मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। मेरे पति अपनी जगह से उठकर बैठ गए थे और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोले, तुम क्या समझ रही थी कि मैं सो रहा हूँ? तुम तो कुछ भी कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज मुझे हैरान और परेशान कर गया था। मेरे पति बोले, सच सच बताओ, कहाँ पर गई थी तुम? मैं इस सब से हड़बड़ा कर रह गई थी और कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर गैराज में चली गई थी। और इसमें क्या बुराई है कि मैं अपने लहजे में बोली थी, कांपते हुए लहजे में बोली। तो एक पल के लिए मेरे पति चुप हो गए और फिर थोड़े नरम होकर बोले कि तुम्हें किसने कहा था कि आधी रात को कमरे से बाहर निकल के गैराज में जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर तबीयत ख़राब हो तो मुझे जगा दिया करना और आइंदा से अकेली कभी भी ये रात को कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफ़ान मचल रहा था। मैं इनके साथ के लिए तरस रही थी, वो भी मुझे समझने को तैयार नहीं थे कि अभी भी मैं प्यासी हूँ, इसलिए रातों को नींद नहीं आती। मेरी फूटी किस्मत, मगर मैं कर भी क्या सकती थी? मुझ में खुद से इनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी और न जाने कब मैं नींद की सरगोशियों में चली गई। मैं अब दिन रात उन्हीं की आवाज़ें सुनती रहती थी जो मेरे अंदर आग पैदा करती थी और मुझे भी किसी ऐसे ही मर्द की तलाश थी जो मेरी चीखें निकाल कर रख दे। और मैं सोचती थी कि आखिर देखो तो सही कि मेरे ससुर आखिर ऐसा क्या करते थे जिससे सास की चीखें निकल जाया करती थी। एक दिन मेरे पति ने बताया कि वे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अब वे घर वापस 2 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस ख्याल पर अमल करूं। मैं इस बारे में जानना चाहती थी कि बंद कमरे में आके सास के साथ क्या होता है। मेरी सास ससुर शाम को खाने के बाद गार्डन में टहल रहे थे और साथ ही एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। मैं इन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद भी इस उम्र में भी इन दोनों में कितनी मोहब्बत है और छोटी मोटी सभी बातें वे एक दूसरे से करते थे। मेरी ज़िंदगी इन दोनों से काफ़ी अलग थी। ये लोग उम्र के इस हिस्से में बहुत ही आगे, बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे थे। हम दोनों थे जो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे। उस दिन मैंने जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए और फिर अपनी सास के कमरे में छुप गई। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं तो इन दोनों को देख सकती थी मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। मुझे नींद आ रही थी मगर दोनों को देखने के जस्तजू में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर जो मंज़र मेरी आंखों ने मैं देखा, मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मेरे ससुर जी मेरी सास को ज़ोर ज़ोर से, मेरा नाम कोमल है। मेरे ख़ानदान में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरे माँ बाप भाई से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। वो मेरी हर फरमाइश को ज़िद और पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी सोनिया नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो मुझे बहुत ही प्यार करती थी। मुझसे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वो अच्छी शख्सियत की मालिक थी और जब वो मेरे हुस्न की खूबसूरती की तारीफ़ करती तो ये देखकर मैं खुशी से झूम उठती थी। कॉलेज में तरह तरह के लड़का लड़कियां थे और हमें बहुत से नज़ारे देखने को मिलते थे जिनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे और जब वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ झाड़ियों के पीछे वो सब करती थी, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमती थी, तो ये देखकर मेरे जज्बात भी उभरने लगते थे और मैं भी उन लड़कियों को देखकर दिल में सोचती थी कि देखने में तो वो लड़कियाँ बिल्कुल मामूली शक्ल और सूरत थी मगर इनके बॉयफ्रेंड इनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझ में भी कोई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे उनके सब मामले में आज़ादी नहीं दी थी।
उन्हें लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत ही बुरा लगता था। हमारे यहाँ पर आम बात थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से मरता था, मगर वे मेरे आगे पीछे फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता फिरता था, मगर मैं उसकी शक्ल देखती तक नहीं थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पीछे काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और जिस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से वो परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया था, तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत ही बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझसे कहने लगा कि कोमल, मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ। जब मैंने इसे मना कर दिया तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक सख्त थप्पड़ मार दिया और वे भी वहाँ से घर को आ गई। और वो लड़का रोज़ मेरे घर के पास घूमता रहता, मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत ही ज़िद की, बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। जब मैं वहाँ गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि इस पार्क में मेरे पापा भी थे। जो पापा ने मुझे इस हालत में देखा तो बौखला गए और मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे अपने घर ले आए। और घर आकर पापा ने मुझे भी 1-2 थप्पड़ मारे थे और मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जताते थे और इन्हें खुद खुश कर रखते हैं, जबकि मेरे पति इस हद तक मुझे खुश नहीं कर पाते थे। इसलिए मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वे ऐसी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी और सास की चीखें निकल जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति से वही चीज़ इस्तेमाल कर रहा करूं और फिर मेरे पति भी मेरी चीखें निकाल दे। मेरे ससुर किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे यही देखने के लिए इस दिन मैं इनके कमरे में छुप गई थी और जो कुछ मैंने देखा था वो मुझे हैरान और परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बालकनी से इन दोनों को वे सब करते देख रही थी और फिर बेखुदी से आलम में मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर इन दोनों के साथ मिलकर वो सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नज़र से देखा। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं इनके कमरे में कैसे और क्यों मौजूद हूँ। लेकिन वे कहाँ चले गए, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती रही और इसी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और ख़ुद को रगड़ रगड़ कर साफ़ करने लगी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं काफ़ी देर तक अपने बदन को साफ़ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद पर जल्दी ही काबू किया और उनके बराबर में बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो है, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है। मेरा पति कहने लगा, न जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो किसकी बात कर रहे थे। रात तक तो वो ठीक था, आज मैं गया तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वे बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। ये बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आ रहे थे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत ख़राब होना, मुझे इन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वो वही था जो मेरे पति की गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोश थी और वे मेरी तरफ देखकर कहने लगा, माँ बाप की याद आ रही है और मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर ना हिलाया और आंखें बंद करके अपना सर अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से मिले हुए। मुझे उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती थी, अपने सहेलियों की, अपने घर की, सब कुछ मुझे बहुत ही याद आता था। मुझे अपने पति की बाहों में इतना सुकून मिला जैसे मैं तमाम परेशानियों और से सब चीज़ों से आज़ाद हो चुकी हूँ। अगले दिन मेरे पति घर पर नहीं थे और फिर से मेरा इरादा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूँ। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, तभी वे मुझसे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैं अपनी सास को लेकर परेशान हो गई। मैंने कहा, माँ जी आपको आखिर किस बात पर एतराज़ है, जबकि ससुर जी को और मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तो आप मुझे ससुर जी के साथ वे काम करने को क्यों रोक रही है। और इसी दौरान मेरे ससुर भी वहाँ पर आ गए और जब हम दोनों की बात करते देखे तो वे हमारे पास आकर खड़े हो गए और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्ज़ों में कहा कि माँ जी रात को आपके कमरे में आने से मना कर रही है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी को बहुत ही गुस्सा आया और वे सुर्ख लाल आंखों के साथ सास को देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए, उसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का मुझ पर, और तुम उसे मना कर रही हो। जो काम खुद तुम नहीं कर सकती हो तुम इसे तो करने दे सकती हो ना। इसके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ़ भड़का दूँगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वे मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़का देगी तो वे मुझ पर गुस्सा करेंगे और उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत ही नामुमकिन था। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पति एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके दिमाग में जब कोई बात आ जाती तो उसका निकलना आसान नहीं होता है। मुझे आज भी बेदिनियाद था जब शुरू के दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वे मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे कि उनकी आंखों में शक देखकर मैं बहुत ही काँप गई थी। और अगर मेरी सास ने भी इसने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो अपनी माँ की ही बात सुनेंगे, उन्हें ही वो सच्चा खराब देंगे कि तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूँगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, करने की कोशिश ना करूँ। ये कहकर सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा दिल बहुत ही चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और उनके साथ वो सब करूं जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था, वैसा ही सुकून मैं आज भी हासिल करना चाहती थी। मगर फिर जब मुझे अपनी सास का रवैया याद आया तो मैं डर गई और अपने मन को मार कर जैसे ही सोने लगी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नज़रों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना, अभी तक तुम आई क्यों नहीं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश भरी नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वे मुझे कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो, तुम अपनी सास के डर की वजह से मना कर रही हो। नाफिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में फिर से उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वो दोनों वही काम कर रहे थे जो काम मैं भी करना चाहती थी। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास का कल से भी ज़्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सास थकने लग गई और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, दिन भर तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो, फ़ौरन यहाँ पर आओ और अब अगर तुमने अपनी जगह पर बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई। काफ़ी देर तक हम उसी काम में बढ़े रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से ही एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बस हो गई है और मुझमें हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों वही काम करते रहे और फिर काफ़ी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम चली जाओ और तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। मैं यही सोचते सोचते सो गई कि आज तो मुझे कल से ज़्यादा सुकून हासिल हुआ है। आज मेरे पति को वापस आ जाना था। मैंने उनके पसंद के रंग के कपड़े पहने थे, अच्छा सा मेकअप किया था और अच्छा सा परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वह आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेगी। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने तो उनके लिए कितनी सारी तैयारियां की थी, आज रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तभी अचानक से किसी की दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनकी जब नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वे मुझे अजीब अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगी, बहू आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उनके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत ही शर्मा गई थी। वो कहने लगे, बहू अब फ़ौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों मिलकर वे सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़ रोज़ ही ससुर जी के साथ ये सब काम करूं। अगले दिन मेरे पति भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताब अपनी मोहब्बत की कहानियाँ
कहानियाँ सुनाने लगे कि वे मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद करते थे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आखिर इन्हें मेरा एहसास हो ही गया था, इन्हें भी मेरी कमी महसूस होती थी। तभी मैंने इनके सीने पर अपना सर रख दिया और फिर सुकून की नींद सो गई। अब मैं रोज़ अपने पति के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम इसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर के कमरे में अपने कमरे में वापस आई तो मेरे पति सख्त गुस्से में थे और मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठे हुए बोली कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वे हैरान रह गए और बोले कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे कुछ काम था इसलिए गई थी। वो चुप हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी तो मेरे पति मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास? मैंने कुछ न कहा और वहाँ से जाने लगी तो मेरे पति ने मुझे खींचकर बेड पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अपने पति को मैं इतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के मारे मैं बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे पति ने दरवाज़ा खोला। सामने मेरे ससुर खड़े हुए थे। ससुर जी को देखकर मेरे पति से काम था, इसलिए ससुर जी मेरे पति को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे पति के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब रात एक में ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे पति सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वे सब करते देखकर बहुत ही हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो वे कहने लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठी और बोली, काफ़ी दिनों से तुम्हारे पापा हमें योगा करवाते हैं। उनका कहना है कि सुबह के टाइम योगा करने से ज़्यादा फ़ायदा है रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बेसारी रात होने की वजह से डीएक्टिवेट होता है और शाम को 8 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे पति ने मुझे मुस्कुराते हुए नज़रों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर और मैं शर्मा गई और फिर उसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज़ योगा करने लगे। आज की वीडियो की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।